हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख को CTET का एग्ज़ाम होने वाला है। आप इस वीडियोज़ को फटाफट देखिए और फुल वॉच करिए, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। तो आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थी ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आपको क्या करना है? उन्हें धन्यवाद देना है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, तो आप उस जगह पर क्या करेंगे? उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अगर आपसे कोई भी विद्यार्थी कक्षा में उससे संबंधित नहीं अलग हट करके क्वेश्चन करता है, तो आप कक्षा के बाद यानी जब कक्षा समाप्त हो जाएगी उसके बाद में उत्तर दे देंगे। यही CTET सही क्वेश्चन मतलब आंसर मानता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है? प्रायोगिक अधिगम, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, आकस्मिक अध्ययन। तो जब व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो उसे हम सामाजिक अधिगम यानी समाज में रहकर जब सीखता है प्रत्यक्ष अनुभव के साथ में, तो उसे हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? मानसिक विकारों का न होना, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, सही है। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, यह भी सही है। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, यह भी सही है। अर्थात इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? सकारात्मक अभिवृत्ति की, अभिरुचि की या उपरोक्त दोनों की? तो इसमें उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए। स्कूल में नैतिक शिक्षा का अवश्य दी जानी चाहिए। इस शिक्षा को स्कूलों में देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में स्कूलों में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, यही आपका सही हो जाएगा। यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूँ उस पर ध्यान ना दो, अपितु मैं जो कहता हूँ उसका अनुसरण करो, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? छात्र शिक्षक की विद्वता का गुण गाएंगे, छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे, छात्रों पर इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाए उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप क्या करेंगे? कुछ छात्रों से खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं कहना है आपको, गलत हो जाएगा। प्रधानाचार्य से इसके संबंध में
प्रबंध करने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, उपयुक्त सभी। तो यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे कि बेटा यहाँ पर बैठ जाओ, व्यवस्था होगी तब सही से बैठना। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, या उपरोक्त सभी। तो नई नई बात सीखने के लिए उपरोक्त सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। आप इस कथन से सहमत नहीं हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, खिन्न हैं या पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, इससे पूर्ण रूप से सहमत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, अपने शिक्षण को सुधारना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना। तो एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम जो है कौन सा है? छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें क्या होगा, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं, उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो यह भी आपका गलत है। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे अध्यापन सबसे अच्छा व्यवसाय इसलिए लगता है क्योंकि यह एक लाभदायक व्यवसाय है, यह एक योग्यता वाले लोगों के लिए भी एक आश्रय है, यह एक शांतिपूर्ण व्यवसाय है, यह कुछ कर दिखाने वाला व्यवसाय है। तो मुझे अध्यापन सबसे अच्छा व्यवसाय इसलिए लगता है क्योंकि यह कुछ कर दिखाने वाला व्यवसाय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10+2 प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1975 के अंत में, 1964 के अंत में, 1977 के अंत में, 1973 के अंत में। तो 10+2 प्रणाली का प्रारंभ 1964 के अंत में हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास या फिर राजनीतिक विकास। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानव संसाधन विकास हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का कार्य है बच्चों को स्वयं सीखने में सहायता करना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की गलतियां बताना, ऐसी स्थिति पैदा करना है कि बच्चे गलती ना करें। तो अध्यापक का कार्य क्या है, इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बच्चों को स्वयं सीखने में सहायता करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है भारत के सांस्कृतिक ज्ञान द्वारा, स्थानीय ज्ञान द्वारा, भारतीय इतिहास द्वारा या फिर भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा। तो पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय ज्ञान द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक वह है जो छात्रों के साथ घुल मिल जाता है, परीक्षा में सरल प्रश्न पूछता है, छात्रों के साथ भावनात्मक संबंध रखता है या फिर छात्रों की हर संभावित मदद करता है। तो सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक वह है जो छात्रों के साथ भावनात्मक संबंध रखता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं? जो आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे, जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, जो कुछ समय आपका अपना वक्त बर्बाद करे, जो आपकी रुचि का साहित्य ला कर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। तो आप सबसे अच्छा सहयोगी यानी शिक्षक सहयोगी अपना हितैषी उसे मानेंगे जो आपकी रुचि का साहित्य ला कर दे तथा ज्ञानवर्धक चर्चा करे, यानी अच्छी अच्छी बातें करे। तो इसलिए सीटेट जो सही आंसर मानता है वो ऑप्शन डी मानता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए
प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है क्योंकि शिक्षण क्षमता रहित है, शिक्षकोचित गुणों से अनभिज्ञ है, भावनाशापूर्ण है, ज्ञान शून्य है। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है क्योंकि इससे शिक्षकोचित गुणों से अनभिज्ञ होते हैं और वह उससे फायदा हो जाता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्रोध करती हूँ जबकि छात्र चापलूसी करते हैं, छात्र आदेशों का अनुपालन नहीं करते हैं, गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी छात्र सीख नहीं पाते हैं, छात्र धोखा देते हैं। तो अगर आप एक टीचर हैं तो आप कब क्रोध करते हैं? जब गंभीरता से शिक्षण करने के पश्चात भी छात्र नहीं सीख पाते हैं और आनाकानी करते हैं, तो उस समय आपको क्रोध आ जाता हो। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रायः लोग अध्यापन व्यवसाय को पर्याप्त सम्मान देने से कतराने लगे हैं क्योंकि अध्यापक की सामाजिक स्थिति दयनीय है, अध्यापक अपने व्यवसाय की उपेक्षा स्वयं करते हैं, अध्यापक आर्थिक उन्नति से वंचित हैं, अध्यापक राजनीतिक रूप से दुर्बल हैं। तो प्रायः लोग अध्यापन व्यवसाय को पर्याप्त सम्मान देने से कतराते हैं क्योंकि अध्यापक अपने व्यवसाय की उपेक्षा स्वयं करते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप अध्यापिका बनने पर स्वयं से प्रत्याशा करेंगी, आप सदैव कम कार्य के लिए लड़े झगड़े, आप अपने व्यवसाय में प्रशंसा हासिल करें, आप अपने छात्रों के हृदय में निवास करें, आप केवल वेतन हेतु कार्य करें। तो ऐसा भी नहीं करना है, यह बिल्कुल गलत है। तो अगर आप अध्यापक बनने पर स्वयं प्रत्याशा करेंगे तो आप अपने छात्रों के हृदय में निवास करेंगे। आपसे सी आंसर सही हो जाएगा। एक अध्यापक जो अध्यापन में रुचि विकसित कर चुका है बालकों से प्रभावकारी ढंग से नहीं निपट सकता है, छात्रों के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है, विभिन्न परीक्षणों की तुलना करता है, कड़े अनुशासन द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकता है। तो एक अध्यापक जो अध्यापन में रुचि विकसित कर चुका है वह छात्र के व्यवहार की समस्याओं का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है, प्रायः, संभवतः या सदैव या फिर कभी नहीं। तो उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण सदैव निर्भर करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षक के लिए अध्यापन कार्य जितना महत्वपूर्ण है, छात्रों के लिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इससे आप कितना सहमत हैं? तो आंशिक रूप से सहमत हो जाएंगे। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज से उचित स्थान दिलवाने हेतु क्या करना चाहिए? परिवार व समाज की संपूर्ण जानकारी बतानी चाहिए, उन्हें अनुशासित बनाए रखना चाहिए, उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए या फिर अधिक शिक्षण कराना चाहिए। तो अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को समाज में उचित स्थान दिलवाने हेतु उन्हें अनुशासित बनाए रखना चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके मतानुसार एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता है, उनमें उच्च आदर्शों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति का विकास कर सके, जो विद्यार्थियों को आज्ञाकारी बनाए, जो विद्यार्थियों को ट्यूशन के लिए प्रेरित करे। तो एक अच्छा शिक्षक जाना जाता है जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन पैदा करने की क्षमता रखता हो। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापन कार्य हेतु प्रशिक्षण के क्या लाभ हैं? इससे नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बिल्कुल सही है। इससे सृजन शक्ति मिलती है, सही बात। शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को की समझ विकसित होती है, सही बात है। अर्थात उपरोक्त में से सभी जो है सही हो जाएगा। प्रेरक व्यवहार उत्पन्न करते हैं तथा इसे निर्देशित करते हैं, पूर्व कथन की ओर, उचित लक्ष्य की ओर, निष्कर्ष की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरक व्यवहार उत्पन्न करते हैं तथा इसे निर्देशित करते हैं उचित लक्ष्य की ओर। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। वह अधिगम जिसमें गामक अंग निहित रहते हैं उसे कहते हैं शाब्दिक अधिगम, संवेदी अधिगम, गामक अधिगम या फिर संवेदी गामक अधिगम। तो वह अधिगम जिसमें गामक अंग निहित होते हैं उसे हम गामक अधिगम कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथक विकल्प है,
पुनर्वहन, याद करना, चिन्ह या फिर पहचान। तो जो पृथक विकल्प है वह हमारा चिन्ह हो जाएगा। प्रेरणा का अनुसरण करना चाहिए, प्रलोभन का, पुरस्कार का, निंदा का, परिणाम के ज्ञान का। तो प्रेरणा का अनुसरण करना चाहिए, पुरस्कार का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक को उन्नत करना चाहिए, छात्रों को प्रश्न पूछने पर दंडित करके, छात्रों में पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करने की स्थिति के द्वारा, छात्रों को गृह कार्य पूर्ण करने के लिए तंग करके, छात्रों में अंतःक्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर। तो एक अध्यापक को उन्नत कार्य करना चाहिए, छात्रों में अंतःक्रियात्मक संप्रेषण को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायः शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह समुन्नत बनाती है। किसको बनाती है? निर्भरता संबंधी व्यवहार को, शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को, संयंत्र व्यवहार को या फिर आज्ञाकारिता पूर्ण को। तो जो शिक्षक एवं माता पिता छात्रों में बुद्धि के विकास को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वह समुन्नत बनाती है शिक्षक शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भावनाओं को। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है। तो किन दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध है? माता पिता एवं बालक के चिंतन में, ऐसा नहीं है। शिक्षकों एवं शिक्षाविदों में नहीं। नियोजित एवं अनियोजित विद्यालय अधिगम में नहीं। तो जो समाज एवं विद्यालय है उनमें सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रेरणा अवरोही के सफल होने के लिए कक्षा में 4 आवश्यक दशाओं में से एक का होना अवश्यंभावी है। तो किसका होना? शिक्षक को सहयोगी होना एक अवश्य ही संभावी है। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक जो कि अधिगम समस्याओं की पहचान करते हैं तथा उनका निदान खोजते हैं, उन्हें कहते हैं विद्यालय मनोवैज्ञानिक, समाज मनोवैज्ञानिक, समुदाय मनोवैज्ञानिक या फिर चिकित्सकीय मनोवैज्ञानिक। तो उन्हें हम विद्यालय मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।